अब ये मान लीजिए जिस तरीके से गोंडा में ब्लड के मामले में भ्रष्टाचार फैला है, चले जाइए बहुत सारे ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो 30-30 हज़ार रुपये लेने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराते हैं। जिस तरीके से गोरख धंधा बना रखा है, अपना मान के चलिए 1.5 से 2 वर्ष के अंदर युवाओं की टीम के माध्यम से लगभग 3,000 परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को हम सभी ने ब्लड पहुंचाया है। मैंने खुद 14 बार रक्तदान किया है। तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने भी अपनी दावेदारी की है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। तो मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखा है बहुत सारे लोग फ्लैक्स लगा करके, बैनर लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसा कोई आश्वासन आपको मिला है या क्या कहना चाहेंगे? सबकी तैयारियां चल रही हैं, पार्टी का भी सर्वे चल रहा है। सभी पार्टियां अपने हिसाब से सर्वे करती हैं, कौन क्षेत्र में रहता है किसका। ये साहबगंज में जो स्थिति है, लोगों के घरों में किस तरीके से पानी, आज नहीं, आज तो बरसात का मौसम है। लोग राष्ट्रीय हिंदू परिषद के रक्तवीर के रूप में जानते हैं। हाँ, बाबा का बुलडोजर चलेगा और निश्चित ही हम सब जाम से छुटकारा देंगे गोंडा वासियों के। लगभग 90% लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ मंदिर है। किस तरीके से लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्हें हिंदू युवा सम्राट के नाम से लोग जानते हैं, और मैं सीधे रूबरू करवाता हूं ऐसी शख्सियत से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम आनंद विक्रम सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूं, और हम लोगों ने एक संगठन बनाया है लगभग 1 वर्ष पहले, राष्ट्रीय हिंदू परिषद। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और संस्थापक। आप नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आपकी तैयारी हो रही है। इस संदर्भ में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और एक जुझारू कार्यकर्ता हूं, जो सदैव समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित सेवा भाव से कार्यकर्ता आ रहा हूं और निरंतर करता रहूंगा। तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने भी अपनी दावेदारी की है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, और निरंतर हम लोग समाज के लिए लगे रहते हैं, सेवा भाव में लगे रहते हैं, चाहे रक्तदान हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो। अपना मान के चलिए 1.5 से 2 वर्ष के अंदर युवाओं की टीम के माध्यम से लगभग 3,000 परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को हम सभी ने ब्लड पहुंचाया है। मैंने खुद 14 बार रक्तदान किया है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए किया है जिनको कभी मैंने देखा नहीं, जिनको कभी मैंने जाना नहीं। जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर बस उनको ज़रूरत थी, हमें लगा कि हाँ उनको ज़रूरत है और मुझे मदद करनी चाहिए। मैंने उनकी मदद की, और ऐसे परिवारों की मदद की है जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, रो रो कर बुरा हाल था। अब ये मान लीजिए जिस तरीके से गोंडा में ब्लड के मामले में भ्रष्टाचार फैला है, चले जाइए बहुत सारे ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो 30-30 हज़ार रुपये लेने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराते हैं। जिस तरीके से गोरख धंधा बना रखा है कुछ दलालों ने, कुछ हॉस्पिटल वालों ने, लेकिन हम लोग युवाओं की टीम बनाकर आगे आए और समाज के लिए सेवा भाव से निःशुल्क, एक भी पैसा लिए बिना, यहाँ से लखनऊ, कोई भी कहीं का भी हो, ये नहीं मायने रखता हमारे नगर पालिका का है या हमारे ज़िले का है या हमारे प्रदेश का, तभी हम उसकी मदद करेंगे। यहाँ से लखनऊ, यहाँ से अपने पैसे से युवा रक्तदान करने लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। शायद इसीलिए आपको लोग राष्ट्रीय हिंदू परिषद के रक्तवीर के रूप में जानते हैं। हाँ, रक्तवीर के रूप में जानते हैं, ब्लड मैन के नाम से जानते हैं। लोगों की मदद करना हम लोगों ने अपना एक उद्देश्य बना लिया है, निस्वार्थ भाव से। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 20 से 30 लोगों का पर डे फ़ोन आता है रक्त के लिए। मैं पहले उनको प्रेरित करता हूं कि आपका परिवार है, आप अगर देने में सक्षम हैं तो अपने परिवार के लिए आप खुद खड़े होइए। अगर नहीं आप सक्षम हैं तो मैं खड़ा हूँ, मैं पूरी टीम लेकर आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप सक्षम हैं तो आप पहले दीजिए, नहीं तो मैं हर हाल में ईश्वर की कृपा लेकर मैं बैठा हूँ, कुछ ना कुछ जरूर करूँगा आपके लिए। एक प्रश्न आपसे बनता है, आपने भारतीय जनता पार्टी के दावेदार के रूप में अपनी बात रखी है, तो मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखा है बहुत सारे लोग फ्लैक्स लगा करके, बैनर लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसा कोई आश्वासन आपको मिला है या क्या कहना चाहेंगे?
पार्टी में निरंतर लगभग 6, 7, 8 वर्षों से निस्वार्थ सेवा भाव से मैं कार्य कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, चुनाव आया तो लोगों के बीच में आ गए। 4 साल 9 महीना उनका पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। लोगों से कोई वास्ता नहीं था, किसी के दुख सुख से उन्हें कोई वास्ता नहीं था। गोंडावासी किस स्थिति में है, किस हाल में, उनसे कोई वास्ता नहीं था। अब उनको जब चुनाव आया है तो राजनीति करने चले आए, अपनी होर्डिंगें लगा दिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। लेकिन जनता आजकल जागरूक है, जनता जानती है कि जो लोगों के बीच में सदैव सेवा भाव से कार्य कर रहा था, निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य कर रहा था, उन लोगों को देखना चाहिए। और जनता देख रही है, जनता देख रही है और इसका उत्तर जरूर मिलेगा। होर्डिंग बैनर लगा देने से चुनाव नहीं होता। आप चुनाव के 3 महीना पहले आए, उससे चुनाव नहीं होता। हम सब सदैव जनता के बीच में थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और मुझे पार्टी से एकदम उम्मीद है कि पार्टी से टिकट मिलेगा और विजयश्री भी मिलेगी। पार्टी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी होने के साथ साथ, एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। ऐसे में मैं अगर आपसे एक सवाल ये करूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और आज प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में पार्टी पहले से ही कोई ये निर्णय नहीं ले पाती है कि हमको किसको प्रत्याशी बनाना है? अब सभी पार्टियों का अपना अपना एक अलग मापदंड होगा, किस तरीके से चुनाव भी पहले तो ये क्लियर होगा सीट किस में जाएगी, पिछड़े में जाएगी या सामान्य में रहेगी या किस में जाएगी, पहले ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर सबकी तैयारियां चल रही हैं, पार्टी का भी सर्वे चल रहा है। सभी पार्टियां अपने हिसाब से सर्वे करती हैं, कौन क्षेत्र में रहता है, किसका लोगों के बीच में नाम है, कौन लोगों के लिए खरा उतरेगा। तो पार्टियों का अलग अलग मापदंड है, उस हिसाब से अपना सर्वे कराती होंगी। उस हिसाब से चुनाव के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सभी पार्टी अपना अपना टिकट आवंटन करती हैं। प्रत्याशी मैदान में बहुत सारे होते हैं और किसी पार्टी का बैनर लगा करके प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि टिकट नहीं मिलता है। तो ऐसे में भी बहुत सारे लोग मैदान में होते हैं, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो इस पर अगर पार्टी आपको टिकट देती है तब तो अच्छी बात है, पर अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक मेहनती कार्यकर्ता हूं। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, मेरे लिए मान्य होगा। जो पार्टी करेगी मेरे हित का कार्य करेगी। अगर उसको लगेगा, सर्वे में लगेगा कि मैंने जनता के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए कुछ किया है तो मुझे ज़रूर मौका देगी और मुझे भरोसा है कि मुझे मौका ज़रूर देगी पार्टी। चुनाव की तैयारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफ़ी दिनों से आप निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो चुनाव की तैयारियां आपकी किस हद तक हैं? चुनाव की तैयारियां, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हम तैयारी में लग गए। हम जनता के बीच में सदैव थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और लोगों को पता है, बहुत सारे लोग ऐसा है जब चुनाव आया तब यहाँ जैसे दुर्गा पूजा हुई या कुछ भी आयोजन हुआ, किसी के यहाँ धार्मिक कार्य हुए तो वहाँ जाना स्टार्ट कर दिए। मैं तो निरंतर कई वर्षों से हर सभी के सुख दुख का साथी बनने की मेरी इच्छा थी और मैं सदैव सभी के सुख दुख का साथी बनता आ रहा हूँ। तो मुझे चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मैं निरंतर करता आ रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। यही मेरी तैयारी है। आप अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, तो आप लोगों के बीच में क्या रखना चाहेंगे? क्या कार्य ऐसा करेंगे जो लोग याद करें? प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? सबसे पहले तो भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करने का निर्णय है मेरा। हम लोगों ने कार्य किया है। मैं वादों पे भरोसा नहीं रखता, मैं कार्यों पे भरोसा रखता हूँ। हम लोगों ने निरंतर जनता के लिए कार्य किया है, चाहे रक्तदान हो या गरीब बस्तियों में जाकर उनके लिए यथासंभव जो हमसे मदद हो सकी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मकान नहीं है और किस लिए नहीं है, बस धार्मिक भेदभाव में, जातीय भेदभाव में मकान नहीं है। उनको योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उन्होंने विपक्षी को वोट किया था या दूसरी पार्टी को वोट किया था। तो इस सभी से ऊपर उठकर हमको कार्य करना है। हमने देखा है, एक एक गली के बारे में हमसे पूछिए, मैं पूरे शहर का एक एक चौराहा, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के बारे में मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। चले जाइए साहबगंज में जो स्थिति है, लोगों के घरों में किस तरीके से पानी, आज नहीं, आज तो बरसात का मौसम है, आज तो पूरे शहर में पानी भर रहा है, लेकिन लोगों के घरों में गर्मी हो, ठंडक हो, बरसात हो, जिस तरीके से वापस पानी जा रहा है, नालियां नहीं है, भटी पड़ी हैं।
सफाई नहीं हो पा रही है। नालियाँ ऐसी बनी हैं कि जहाँ नाले में पानी जाना चाहिए था उस तरफ पानी नहीं जा पा रहा, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही, वापस पानी टैंकर से निकलवाया जा रहा है। मैंने कई बार सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है, कई बार मैंने वहाँ जाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं, लोगों की समस्याएं देखी हैं। जो मुझसे बन सका है मैंने ईओ को फ़ोन किया, नगर पालिका अध्यक्ष को फ़ोन किया, या विधायक जी के माध्यम से मैंने समस्या का निवारण कराया है। तो मुझे लोगों के बारे में पता है। बहुत सारे मकान ऐसे हैं कि अगर वो गिर जाएं तो वहाँ के जो निवासी हैं वो दब जाएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी ईश्वर जाने। सब ईश्वर के भरोसे है। यही समाज जाति पात से ऊपर उठकर सर्व समाज के लिए कार्य करने का मेरा निर्णय है और मैं करता आ रहा हूँ। लोगों को पता है किस तरीके से मैंने बिना भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पात देखते हुए किस तरीके से लोगों की मदद की है। यही मेरा उद्देश्य है। मैं भी आगे भी यही करूँगा और बहुत सारे कार्य जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो मैं धरातल पे करूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे बनता है, अध्यक्ष पद पर आप मान लिया जीत करके पहुंच जाते हैं, हमारी शुभकामना भी है, तो ऐसी दशा में शहर में आपने भी देखा होगा कि जगह जगह पर जाम बहुत लगता है। उसका मुख्य कारण है कि कहीं पर भी पार्किंग देखने को नहीं मिलती। तो इस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं? जाम जगह जगह है। सबसे पहले तो जाम का मुख्य कारण है लोगों ने जो रोड थी उस पर दुकानें लगाना स्टार्ट कर दिए, ठेला लगाना स्टार्ट कर दिए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, रोड पतले हैं अपने यहाँ के, लेकिन लोग लाके बीच बीच रोड पे दुकान लगा रहे हैं। तो उन ठेला वालों को या ढाबली वालों को या जो रोड पे दुकानें लगाते हैं उनके लिए एक समुचित व्यवस्था हम सभी को करनी है कि उनके लिए कोई ऐसा स्थान हो। जो फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको भी रोज़गार उनका वहीं से चलता है। तो उनको ऐसे स्थान पे हम सब ले जाएंगे कि वहाँ हम सब या वहाँ की जनता जाकर आसानी से ख़रीदारी भी कर सके और वहाँ जाम ना लगने पाए। जैसे हमको कुछ ख़रीदना है तो हम वहाँ जाके अपनी कार खड़ी की, अपनी बाइक खड़ी किए, तो एक तो वो ठेला लगा है, वहाँ जगह जगह बाइकें खड़ी हो गई, इससे जाम लग जाता है। तो इसका हम सबको संपूर्ण समाधान हर हाल में करना है। ये ढाबलियाँ, ये ठेले, ये एकत्रित जगह, ऐसे जगह पे ले जाके करना है कि जिससे जाम का छुटकारा हो सके। और जगह जगह जहाँ नालों पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है या कुछ ऐसा कार्य कर दिया है कि जहाँ उससे जाम लग रहा है, तो वो हम सब करके, बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि लोगों ने अपना मकान बना लिया है सरकारी जगहों पे, तो बाबा का बुलडोज़र चलेगा और निश्चित ही हम सब जाम से छुटकारा देंगे गोंडावासियों के लिए। बाबा का बुलडोजर चलेगा जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा। आइए अब दूसरी बात करते हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है, और ये सवाल आपसे बनता भी है चूँकि आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका विकास लोगों ने किया नहीं या उसके बारे में सोचा नहीं। बहुत सारी हस्तियाँ हमारे जनपद में ऐसी रही हैं जिन्होंने एक नाम पैदा किया, पर जो भी कुर्सी पर बैठा उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। चाहे वो बाबू जेपी श्रीवास्तव को ले ले, जो हास कभी उनके नाम पे रेलवे में एक लाइब्रेरी है, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बाबू ईश्वर शरण श्रीवास्तव जी, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। देवी भगत सिंह जी को अगर हम कहें एक बार, तो ऐसी शख्सियत जिनको मुझे लगता है कि ज़रूरत थी कि लोग ध्यान दें और उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर एक छोटा सा लाइब्रेरी दिखता है खाली। इस पर आप क्या कहें? आपने राजा देवी भगत सिंह जी का नाम लिया। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके नाम पे याद आया ये कि यहीं पे एक सद्भावना चौकी से चौक को रोड गई है। 19 बीघे का मंदिर है, 20 बीघे का मंदिर है, जो राजा देवी भगत सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। उस पर मैं निरंतर जाता हूँ, आज भी गया हूँ। अभी 1 घंटा पहले ईश्वर की कृपा से मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। 19 बीघे का मंदिर है, लेकिन लगभग 90% लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ मंदिर है। किस तरीके से लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर दिया है। ठेले लग रहे हैं, कबाड़ गांजा जा रहा है, ट्रकें खड़ी हैं, गाय भैंसें लद रही हैं, किसी को पता नहीं कि वहाँ मंदिर है। लेकिन हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व बड़े मंगल के उपलक्ष्य में वहाँ मंदिर का गेट बंद पड़ा रहता है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ सुंदरकांड पाठ आरंभ कराया। 1 वर्ष पूर्व सुंदरकांड पाठ कराकर वहाँ ये मान लीजिए कि वहाँ प्रसाद लेने वाला कोई नहीं था। 2, 4, 5 लोगों के सिवा वहाँ प्रसाद लेने वाला कोई नहीं था, वहाँ कोई जाता ही नहीं। फिर वहाँ से हम सभी ने सुंदरकांड पाठ के बाद प्रसाद लेकर महिला अस्पताल चौराहे पर जाकर वहाँ वितरण किया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले बड़ा मंगल था, वहाँ ऐसा आयोजन हम लोगों ने किया।
पूरी टीम के द्वारा, लोगों के सहयोग के द्वारा लगभग 10,000 लोगों ने वहाँ प्रसाद लिया है। वहाँ भव्य जागरण कराया, सुंदरकांड पाठ, जागरण, लगभग 10,000 लोगों ने वहाँ प्रसाद लिया है। तो आने वाले समय में जो हमारे महापुरुषों की धरोहर है उसको एक सजोने की ज़रूरत है, उसमें मैं प्रतिबद्ध हूँ और उसे सजो कर रखूँगा। और उस 19 बीघे के पंडाल में एक भव्य मंदिर निर्माण होगा, एक राजा देवी भगत सिंह जी की एक बहुत विशाल प्रतिमा का निर्माण, जो मेरी दिली इच्छा है। ईश्वर की कृपा से ऐसा हो और मैं वहाँ एक मूर्ति निर्माण कराऊंगा राजा देवी भगत सिंह जी की, और वहाँ एक बहुत विशाल पुस्तकालय निर्माण में अवश्य कराऊंगा। जब भी कोई कुर्सी पर बैठता है बहुत सारे वादे करते हैं, पर जब जीत के पहुंचते हैं तो ये समस्याओं की तरफ या इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। थोड़ी सी बात आपसे और करना चाहूँगा कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है कि बार बार मौका नहीं आता। आप देखिए कौन आपके सुख दुख का साथी है, कौन आपके दुख के क्षणों में आपके साथ खड़ा मिलेगा। किसने आपके 5 साल जो ये बीते हैं उसमें भले ही किसी पद पर ना रहते हुए आपके साथ भले ही कोई कार्य ना करा पाया हो, लेकिन आपके दुख के क्षण में आपके साथ खड़ा था। उस पर भरोसा करके और उसकी मदद करनी है, और ऐसे लोगों के लुभावने वादों में नहीं आना है जिनको जनता ने 2, 3, 4 बार मौका दिया और उन्होंने पूरा अस्त व्यस्त कर डाला। 3, 3, 4, 4 बार मौका पाने के बाद जिस तरीके से नगर पालिका की स्थिति है, किसी से कोई कार्य छुपा नहीं है किस तरीके से उसकी स्थिति है। पूरा शहर किस तरीके से सबको पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे कार्यों को देखते हुए आप सब पहले कार्य को देखिए। ये मैं वादे नहीं करने आया हूँ, लगभग निरंतर 10 वर्षों से समाज सेवा में लगा हूँ। अगर आप सबको लगता है मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ तो मुझे मौका अवश्य दीजिए। और लुभावने वादे तो हजारों करना जानते हैं, वादों पे नहीं, जो कार्य करता है उस पर ध्यान दीजिए और उसी का सपोर्ट करिए। चुनाव में वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर जब कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं, जीत करके पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और उधर उनका ध्यान नहीं जाता है फिर। क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। और जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिनके विचारों को, जिनकी बातों को आप सभी लोगों ने सुना, और मैं बस इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से कि विचार आप सभी लोगों को करना है, समझना है कि कौन इस गोंडा नगर क्षेत्र का विकास कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप मुलाकात कार्यक्रम के तहत आनंद विक्रम सिंह जी की पूरी बातों को सुने। मैं इतना ही चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को, सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कहीं और से कुछ और अच्छी बातों को लेकर के।